देखो चक्रेश, आपको कितने ज्ञान है? दो। और केवली भगवान को कितने ज्ञान है? एक। तो तुम ज्ञानी कि बेज्ञानी? अरे गिनती से बोलो बेटा, तुम ज्ञानी हो ना? तो देखा, तो उनका अज्ञान बढ़ गया, उनका अज्ञान बढ़ गया, तुम्हारा ज्ञान ज्यादा है। तो संख्या अपेक्षा से उनका ज्ञान घट गया, परंतु विषय अपेक्षा से उनका ज्ञान बढ़ गया और तुम्हारा ज्ञान घट गया। स्यात्। इसलिए देखा, जल्दी समझ में आ गया। अब काम भोग जो बंद की व्याख्या है, अब उसको समझो व्यापक दृष्टि से। जैसे जैसे जीव की विशुद्धि बनती है, तो ये ठीक कह रहे भैया चक्रेश, वैसे वैसे उनका अज्ञान बढ़ जाता है, वो बढ़ना ही चाहिए। मतलब चिन्मय बेटा, इतने भूल जाना चाहिए, इतने भूल जाना चाहिए था। तुम बता सकते 15 साल पहले तुमने खाना क्या खाया था? नहीं खाया था क्या? मतलब 15 साल के ऊपर के तुम हो गए, भोजन किया ना बेटा? 15 वर्ष पूर्व तुमने भोजन किया। देखो विषयांतर में तुमने बोला, विषय यहां पकड़ो। 15 वर्ष पूर्व उस बालक ने भोजन किया, लेकिन बिल्कुल भूल चुका, बता नहीं पा रहा है। जैसे 15 वर्ष पूर्व भोजन किया था बेटा तुमने, आज तुमको कोई याद नहीं है, ऐसे वर्तमान के भोग तुमको भूल जाओ, कुछ भी याद ना रहे, ये अज्ञान तुम्हारा बढ़ जाए तो चिद ब्रह्म का ज्ञान जग जाए। पूरी साधना भूलने के लिए है, वो आराधना लीन होने के लिए है। जो वीरेंद्र पंडित जी भूल नहीं पा रहे ना, उनके चेहरे ठीक नहीं हो सकते। जिस दिन भूल जाओगे चेहरे में चमक आएगी बेटा। किसी युवा ने किसी युवती को देख लिया और मस्तिष्क में जाके रख लिया, बेटा कितनी लड्डू पेड़े खाते रहे, उनके पिताजी घी पिलाएं, लेकिन बेटा पागल हो जाएगा। अब वे भूतन को पूजने जा रहे हैं, दवाइयां खिला रहे हैं, पर वहां बेंतरी घुस गई है जीवित। हो जीवित बेंतरी घुस गई है, उसको निकालना बहुत कठिन है। न कोई वैद्य के दवाइयां लगती हैं। राजकुमार वैद्य कहाँ गए? उनकी दवाइयां नहीं लगती। और विजय भाई, कहीं तेरे तू मंत्रवादी, तेरे वहां मंत्र नहीं लगते, तंत्रवादियों के तंत्र नहीं लगते, कोई जादू टोना नहीं लगते। मात्र घर वालों को परेशान कर रहा है वो भाई, मात्र परंतु वो बेंतरी घुसी है काम वासना की, उसे निकाल ले 2 मिनट के अंदर, क्या 1 समय प्रमाण काल में उसका मस्तिष्क ठीक होता है। बोले शरीर झुलस रहा है, शरीर जल रहा है। बेटा क्यों तुम घर को परेशान कर रहे हो? अंदर की बात कुछ और है, तो घर के लोग तो पागल होते ही हैं। बोले भैया जी बेटा को क्या हो गया? अरे बेटा को क्या हो गया? बिटिया घुसी है, बेटा को कुछ नहीं हो गया है। तो बेटा जैसे किसी के मस्तिष्क में वासना प्रवेश कर जाए तो साधना वहां समाप्त हो जाती है। और चक्रेश, बिटिया से भी खतरनाक कोई वस्तु है, उसका नाम है चिंता चामुरी। चिंता चामुरी। प्रेमी रत्नमाला नहीं पढ़ी थी क्या? बस तो समझो, चिंता चामुरी। बेटा चिन्मय, मुस्कुरा ले बेटा, मुस्कुरा ले, हंस ले जितना हंसना हो। जब तक पिताजी का हाथ सिर पर है, कुछ करने को काम नहीं मिलता है, मात्र दुलाली दुलार है। जिनको कमाने के भाव आते ना, उनसे पूछो
चिंता व्याग्री मस्तिष्क में जब प्रवेश कर जाती है ना, तो मित्र बेटा घर में विराजी पत्नी भी आदमी को दिखाई नहीं देती। फिर अब विषय को पकड़िए, गहरे में जाइए। जितने तुमने सुख के साधन जुटा के रखे थे, छाबड़ा तभी तक आनंद देते हैं जब तक चिंता की व्याग्री ने माथे को नहीं डसा। वो चिंता की व्याग्री चबाने लग जाए माथे को, फिर मित्र कितनी सुंदर सामग्रियां हों, कोई भी सामग्री सुखभूत नजर आती नहीं। ये तभी तक बेटा हम बोल रहे हैं, तभी तक ये सुन रहे हैं, जब तक चिंता की चामुरी व्याग्री इनको नहीं चबा रही है। और चिंता छा जाए तो मालूम क्या महाराज, रहने दो प्रवचन, अब हमें अपनी चिंता दिख रही है। पर भेद विज्ञानी के लिए न बेंतरी कुछ कर पाती है, न व्याग्री कुछ कर पाती है। उसे पता रहता है प्रभाव है, निज भाव प्रभावों से शून्य है। आत्मा स्वभावम विराजो बेटा, विचार कर लेना। सामने से आ रहा है क्या? चिंता चामड़ी ना चढ़ जाए। आइए, स्वाधीन होना पड़ेगा। यानी समझ में आ रहा है? इस सुबह का प्रवचन नहीं है छाबड़ा, हिम्मत ध्यान की कक्षा है। चिंता चामुरी, जीवंत बिंतरियां और जीवित बेंतर, इनसे बचो, इनसे बचो, इनसे बचो। अब स्वीकार कर लो कि साधु भूलने के लिए बनना पड़ता है कि ज्ञान के लिए बनना पड़ता है। स्वीकार करो भूलने के लिए। इन्हें भूल जाओगे तो मात्र ज्ञान ही बचेगा। रहस्य नहीं समझ पा रहे हो? गेहूं के बीज के कंकड़ फेंक दो तो बचेगा क्या? गेहूं। ऐसे भावों के भीतर के विकार फेंक दो, बचेगा कौन? भगवान आत्मा। क्या नए दृष्टि दी है, समझ रहा है? यानी संजय, दो पंडित कहाँ गए? क्या दृष्टि दी है नई की? ये परम सत्य सुख प्रथम गाथा से अंतिम गाथा तक किसी ग्रंथ का स्वाध्याय जो नहीं करेगा, वो तत्व का कभी निर्णय सम्यक नहीं कर पाएगा। और अपने अभिप्राय को बदल के मात्र आगम दृष्टि बनाएगा तो ही तत्व समझ में आएगा। नमक की डली पहले बाहर करो, फिर शक्कर का स्वाद आएगा। नमक की डली बाहर करो, बराबर मनोज? नमक की डली बाहर करो, फिर शक्कर का स्वाद आएगा। नहीं तो चींटी जैसे रोएगा। एक चींटी थी, बहुत दुबली हो रही थी, तो दूसरी चींटी ने कहा, बहन तुम क्यों मर रही हो ऐसे? बोले क्या बताऊं बहन जी, हमारे यहाँ नमक ही नमक है। बोले मेरे साथ चलो, शक्कर के बोरे ही हमारे यहाँ। तो बड़ी कंजूस चींटी थी, उसने सोचा हो सकता भदौरिया जी भिंडी की हो। बोले अपनी व्यवस्था करके चलो भैया, कलेवा लेके चलो, कलेवा लेके चलो। तो उसने क्या किया छाबड़ा, सोचती रास्ते का पाथे तो ले चलूं, क्या मालूम कब पहुंचेंगे। तो उसने एक नमक की डली मुख में दबा ली, वो चल दिए। जब पहुंची शक्कर के बोरों के पास, पर बेचारी झुझला रही थी मन ही मन में, क्या कुछ नहीं पा रही थी। बोली जैसा नमक वहाँ था वैसे यहाँ, क्या बताऊं। तो एक दिन शक्कर वाली चींटी ने पूछा, बहन श्री कैसा लग रहा है आपको? उसने कहा अब बोलने का मौका मिल गया। बोले कैसा लग रहा है? इतना चला चला के लाई हो, परेशान कर दिया,
जैसे नमक वहां था वैसे ही तो यहाँ पर है। बोले बहन कोई बात नहीं, ठीक है, नमक जैसा वहां था वैसा यहाँ पर है, आपके मुख में तो कुछ नहीं है ना। बोले मुख में क्या है, मैंने सोचा था रास्ते का कलेवर ले चलूं, वो ही है और कुछ नहीं है हमारे पास। तो बहन जी ऐसा करो, जब तुम यहां से जाने लगो अपना कलेवा फिर रख लेना अपने मुख में, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए इस कलेवा को बाहर निकाल के रखो, अब तुम चखो कैसी है। ऐसे ज्ञानी जब तक अपने भूत के अभिप्राय को नहीं बदलोगे तब तक ज्ञानी शक्कर का मिठास नहीं आ सकता है। वो नमक की डली बाहर करो, अब तुम शक्कर खाओ। इसी प्रकार से ज्ञानी विपरीत निर्णय को बाहर करना पड़ेगा, तब सम्यक तत्व का बोध हो सकेगा। प्रा अयप्रा नृत्वा मसकत्वा, राजवार्तिक ग्रंथ में आचार्य भट्ट अकलंग स्वामी लिख रहे हैं छाबड़ा जी कि दूसरे के अभिप्राय को बदलना बड़ा अशक्य होता है। अपना अभिप्राय आप ही बदल सकते हो, गुरु उपदेश दे सकते हैं, गुरु तुमको बदल नहीं सकते। उपदेश देंगे तुम्हारे हित में, पर बुद्धि तुमको स्वयं की ठंडी करना पड़ेगी और ये निर्णय करना पड़ेगा कमी हमारे में है कि नहीं। और जब तक छाबड़ा जी ये सोच रहे मेरे में कमी है ही नहीं है, मैं तो 3 काल में कमी नष्ट होने वाली नहीं है, बल्कि तुम दूसरे में कमी खोजते रहोगे और समय बर्बाद हो जाएगा। सुसमय की प्राप्ति के लिए आगम पढ़ रहे थे, मालूम चला पर समय में पूरा समय निकल गया। एक हो हम, एक हो हम। अच्छा, बहुत बढ़िया। सुनो ज्ञानी बेटा, चक्रेश निष्पक्ष बनने के लिए निष्कषाय बनना पड़ेगा। निष्कषाय से मतलब तुम मंद कषाय में आ जाओ। पूर्ण निष्कषाय के पास तो कोई पक्ष होते ही नहीं, वो पक्ष के बारे में विचार भी नहीं होता। निष्पक्ष होने के लिए मध्यस्थता की ओर जाना पड़ेगा। निष्पक्ष होने के लिए शुक्ल लेसा का स्पर्श करना पड़ेगा। बराबर। देखो छाबड़ा जी, आप ये मानो, मैं तो ये मानता हूँ, आप मानो न मानो तुम्हारा विषय। मैं तो ये मानता हूँ, एक सज्जन ने मेरे से कहा भदौरिया जी, अब देखो ये बात आप भी समझते, हम भी समझते, छोटा सा बच्चा भी समझता है, बने बने की दुनिया होती है। बने बने की बोला दुनिया होती है। बीरेंद्र पंडित जी ये हमें आचार्य विराग सागर पास ले गए थे, ये बैठे सामने। वो आज दोनों नियोग से साथ बैठे। वो विमल भाई वो हमको रोकता था, वो बैठा भाई सीढ़ियों पे चैत्यालय में कहते थे अभी रुको, ठहरो यहीं रुको। हमने कहा ज्ञानी क्या बताऊं, आज मैं सोचता हूँ सबके दिन एक से नहीं होते। मनोज, एक वो भी दिन था आचार्य विराग सागर चैत्यालय की धर्मशाला में थे और मैं दर्शन करने के लिए आया था, तो इन्होंने मुझे सीढ़ियों पर रोक दिया। मालूम पंकज मैं क्यों मना कर, मत किसी को रोको। उस वेदना को मैं देख चुका हूं। उस वेदना को मैं देख चुका हूं और मैं वो अनुभूति में आपको बताऊं कि जब द्रौपदी के बेटों को कौरवों ने नष्ट कर दिया तो पांडव पक्ष के योद्धाओं ने कहा द्रौपदी से, माँ आप आज्ञा दो, मैं दुर्योधन के बेटों को नाश करके आता हूं। तब द्रौपदी चीख पड़ी, ओह मेरे योद्धाओं ठहरो, संतान के वियोग की अनुभूति मुझे पता है, मैं माँ हूँ, मैं नहीं चाहता है मेरे जैसे कोई दूसरी माँ रोए। तो विजय विमल भैया उस दिन की अनुभूति को मैं ध्यान में रखता हूँ 24 घंटे।
इसलिए मैं मना करता भाई किसी को मत रोको। जब आपने मुझे रोका था मैं सीढ़ियों पर खड़ा रहा, आपने गलत नहीं किया, आप भी गुरु आज्ञा में थे। मैं मानता हूं भले आप गुरु आज्ञा में थे, पर मुझे तो उनके दर्शन की ब्रेक की वेदना सता रही थी ना। इनका एक जीव ने मेरे लिए समाचार भेजे थे, लला तुम आओ, और ये बीच में रोक रहा। भाई उस क्षण को मैं समझता। इसके बाद जब मैं संघ में भर्ती हो चुका, फिर बीरेंद्र भैया एक दिन मेरे से बोले लला ये विराग सागर तो 20 पंथी हैं, याद है आपको? तो मैंने इनसे कहा पंडित से, पंडित जी ये मेरी भूल नहीं है, आपकी है। आपको पहले बताना था, अब तो हमने निर्णय कर लिया, जो है सो है। उनने तब कहा वो भी इनका गलत नहीं था, बाद में समझा वो भी गलत नहीं था। पर अब मैं मुस्कुराता इसलिए हूँ, मैं जहाँ भी दीक्षित हुआ हूँ मैं इसलिए मुस्कुराता हूँ छाबड़ा, आगम के विपरीत कथन करने को प्रेरित नहीं किया जाता। आज मैं इसलिए मुस्कुराता हूँ, हो सकता कोई ऐसे संग में दीक्षा लेता जहां पर कहा जाता ऐसा बोलना पड़ेगा तुमको, नहीं। और जो आगम नहीं उसे आगम मानने वाले का कल्याण कभी नहीं होगा। इसलिए संप्रदाय से अतीत, पंथों से अतीत, पक्षों से अतीत जो है वह है वास्तविक जैन धर्म, वस्तु स्वभाव। इसलिए बोला जीवन में बेटा कहीं भी रहना, आगम के शब्दों पर कुठाराघात मत करना। पक्ष वाले पंछियों के भाव अलग समझ में आते हैं, पक्ष वाले पंछियों के भाव अलग समझ में आते हैं, और पक्ष शून्य जो बोलता है उसके हृदय की अनुभूति अलग झलकती है। उपदेश भी करो तो अंदर से करना, जब करने बैठे ही हो ना तो वक्ता को भी आनंद आए और श्रोता को भी आनंद आए, बराबर। अब देखिए मंद कसाय में ही सत्य का निर्णय कर पाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। बहुत अच्छी बात है, फिर से कह रहा हूं, जब भी विजय तत्व का निर्णय करोगे मंद कसाय में होगा। अब आइए आप जो कह रहे हैं उसको भी सुनिए। मंद कसाय के साथ साथ मिथ्यात की भी मंदता चाहिए। बोला मिथ्यात की मंदता नहीं है तो कसाय की मंदता कहां? मंद कसाई मिथ्या दृष्टि गृहभक्त तक चला जाता लेकिन अभिप्राय नहीं बदल पाता है, वो चर्या में लगा है। लेकिन भद्र प्रणामी मंद कसाई शुक्ल लेसा से युक्त जीव ही पक्षपात से शून्य हो पाएगा, क्योंकि शुक्ल लेसा का लक्षण ही ये है कि जहां पक्षपात का अभाव है।